नमस्कार। कारोबारी सत्र का आज तीसरा दिन है और इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी जो कारोबार जगत की अहम खबरें हैं मेरे साथ। और वहीं अगर हम देखें तो ट्रंप जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, दूसरी बार चुने गए और अभी जो संबोधन उन्होंने दिया है, कई अहम बातें उन्होंने कही, इस पर भी डालेंगे नजर। और आज का फोकस कैसे ग्रीन हाइड्रोजन को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार में लेंगे हिस्सा। निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे तमाम विषय होंगे शामिल। कारोबारी सुगमता पर काम कर रहा है भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, घरेलू और विदेशी दोनों निवेश कर रहा है आकर्षित। भरोसेमंद वैश्विक खिलाड़ी बनेगा भारत। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यूएस कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप का भाषण। भारत के 100% टैरिफ पर उठाया सवाल। 2 अप्रैल से अब देशों पर उनके समान टैरिफ लगाने का किया ऐलान। और बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 140 अंकों के उछाल के साथ 73,130 पर, वहीं निफ्टी 46 अंक चढ़कर 22,129 पर। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो शुरुआत करते हैं दुनिया भर के बाजारों से। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, जिसके शुरुआती क्यूज क्या इशारा कर रहे थे और क्या सेंसेक्स इसको फॉलो किया या नहीं। तो 22,141 का लेवल 5 अंकों के सपाट दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है गिफ्ट निफ्टी। सेंसेक्स का ओपनिंग ठीक ठाक हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि टैरिफ की वजह से शायद बाजार संभल नहीं पाएगा, लेकिन बाजार इससे उलट इस खतरे को डिस्काउंट करके चलता हुआ 73,130 का लेवल, 140 अंकों की बढ़त। लास्ट के कल कुछ घंटों में भी बाजार रिकवर कर गया था। निफ्टी की अगर बात की जाए तो 22,128 का लेवल, 46 अंकों की बढ़त यहां पर भी नजर आ रही है। कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स, हम इसको अगर परोक्ष रूप से देखें, जहां मजबूती के साथ ये तमाम काउंटर्स लीड कर रहे हैं। M&M, पावर ग्रिड, HCL टेक, BPCL, अदानी पोर्ट्स। अब देखिए, 2 दिग्गज काउंटर हैं IT यानी कि ब्लू चिप क्षेत्र से M&M और HCL टेक। तो सीधी सी बात है, टैरिफ का कोई खास असर अभी IT सेक्टर पर भी नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा, और IT का जो पूरा पैक है वो ग्रीन सिग्नल के साथ लीड करता हुआ। लेकिन कहां पर मुनाफा वसूली हावी है, उन पर भी डालते नजर। बजाज फाइनेंस सर्व, SBI लाइफ, HDFC बैंक, सन फार्मा, यानी 4 दिग्गज काउंटर बैंकिंग के, और सन फार्मा जहां बाय ऑन डिप का कॉल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इन ऊपरी स्तरों से मार्केट कुछ गिरेंगे या निचले स्तरों पर आते हुए रिकवर करेंगे, ये देखना होगा। तो ईटी फोकस पर जाने से पहले रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार पर बजट पश्चात वेबिनार में भाग लेंगे। और वेबिनार के मुख्य विषयों में यहां लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे। ये वेबिनार सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने के लिए मदद करेंगे, चर्चाओं को प्रोत्साहित करेंगे। और ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जब बजट अनाउंस होता है उसके बाद पोस्ट बजट वेबिनार्स जो हैं वो किए जाते हैं, अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस करते हुए। और अब बात रोजगार सृजन की। रोजगार सृजन केंद्र सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में एक है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। भारत में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें 2016-17 और 2023-24 के बीच 36% का उछाल देखा गया, और लगभग 170 मिलियन नौकरियां इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए। रोजगार क्षमता में विकास के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर केंद्र का फोकस है। इस योजना के दूसरे चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में भारत के 730 से अधिक जिलों में शीर्ष कंपनियों में 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर दिए जा रहे हैं। ई श्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और राष्ट्रीय करियर सेवा जैसी तमाम जो योजनाएं हैं वो ग्रामीण रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए और उन्हें समर्थन देने के लिए आगे हैं। यानी ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए ई श्रम,
आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है और कैसे इस फ्रंट से रोजगारों को बढ़ाया जाएगा। अब जो प्रशिक्षु है यानी जो स्किल्ड हैं उन्हें वजीफा सहायता और प्रशिक्षण के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इससे जोड़ा जाता है। करियर के अवसरों की जानकारी के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है राष्ट्रीय करियर सेवा, यानी तमाम जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो आपको इस एम्बिट के नीचे मिलेंगे। 30 करोड़ से ज्यादा जो असंगठित श्रमिक हैं वो ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए लोग। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है उसमें 60 लाख लाभार्थियों को अब तक 10 करोड़ से ज्यादा वितरण हुआ है। स्वनिधि योजना को देखें तो लाभार्थियों की संख्या जो है वो 68 लाख को भी क्रॉस कर गई, यानी वो जो कर्ज लेने की क्षमता है। और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी कि स्किल, उसमें 7,80,000 से ज्यादा, और ईपीएफओ ईएलआई योजना और के साथ साथ गिग प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए भी सहायता शामिल है। गिग यानी ऑनलाइन डिलीवरी एप्स पर जो लोग आपके घर सामान पहुंचाते हैं उनकी बात यहाँ हो रही है। कार्यबल के लिए नौकरी की सुरक्षा और अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये तमाम कदम उठाए गए। तो फिर से वापस वही बात हम आपको समझाते हुए कि 36% की वृद्धि और 170 मिलियन नौकरियां यहां पर मौजूद हैं। बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, लगातार सुर्खियों में है। आज उन्होंने भारत के 100% टैरिफ पर सवाल उठाया और ट्रंप ने कहा कि जो देश अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा 2 अप्रैल से उस पर उतना ही टैरिफ लगाया जाएगा, यानी रेसिप्रोकल टैक्स, जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका को ऊर्जा संकट से बाहर निकालेंगे। उन्होंने एलन मस्क की अगुवाई में सरकारी दक्षता का एक विभाग बनाया है जो टैक्स से जुड़ी तमाम संबंधी जो शिकायतें उसका निपटारण करेगा। उन्होंने कहा कि 6 हफ्तों में लगभग 100 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए गए। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ये कहा कि अमेरिका का सुनहरा दौर वापस आ गया। उन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए ऐलान किया कि बाइडेन सरकार में बंद किए गए पावर प्लांट्स फिर से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी प्राइम फोकस है डोनाल्ड ट्रंप सरकार के लिए। Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. तो वॉरेन बफेट साहब ने साफ कहा था कि इस तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तो ये साफ तौर पर एक ट्रेड वॉर का बहुत बड़ा ट्रिगर साबित होगा आने वाले समय में। बढ़ते आगे, वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार कारोबारी सुगमता में सुधार लाने के लिए जो गैर जरूरी प्रावधान है उन्हें हटाने की दिशा में काम कर रही है। बजट के बाद जो वेबिनार आयोजित किया गया उसमें उन्होंने संबोधन देते हुए कहा कि बजट के माध्यम से विनिर्माण को गति देने और निर्यात अनुकूल व्यवस्था और अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में कई अहम प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कंपनियों पर कागजी कार्रवाई और दंड की जगह अब नवोन्मेष और विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिहाज से यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कंपनियों के लिए जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उन्हें पहले से सरल बनाया जाएगा। 2025-26 के बजट में सभी गैर वित्तीय क्षेत्र के नियमों, प्रमाण पत्रों, लाइसेंसों, अनुमतियों की समीक्षा के लिए जो तमाम प्रशासनिक सुधार हैं उन्हें लेकर उच्च स्तरीय समिति स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव दिया गया। अब उम्मीद ये है कि समिति हर 1 साल के भीतर अपनी सिफारिशें देगी और उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार संबंधी कानूनों को अपराध मुक्त करने से कानूनी जोखिम कम हो जाते हैं, जिससे उद्योगों को अधिक भरोसे के साथ काम करने की अनुमति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और अभी तक 42,000 से ज्यादा अनुपालन जरूरतों को हटाया गया है। साथ ही 2014 के बाद से 3,700 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया। जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत 180 से अधिक
जो कानूनी प्रावधान है उन्हें अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया और आने वाले समय में व्यापक सुधार दिखाई देंगे। और आइए अब सीधे बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी ने टाटा मोटर्स द्वारा बनाई गई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रक के ट्रायल को दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल भारत में ईंधन के आयात पर हर साल 22 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आप समझिए कि कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ऐसे में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां जो हैं उनके निर्माण से ना सिर्फ जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता है वो कम होगी, प्रदूषण से तो निजात मिलेगी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विश्व की अगुवाई करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी माना कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है जो भारत के परिवहन क्षेत्र को पूरी तरह बदलने का मादा रखता है। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि ये भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। तो हम इतनी बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन पर, तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए हमने कोशिश ये हम आप तक समझा पाएं कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। रिन्यूएबल एनर्जी को तोड़कर यानी इलेक्ट्रोलिसिस कर बनाया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। हम जानते हैं केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला H2O, H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन। आप उसमें से अगर ऑक्सीजन हटाकर हाइड्रोजन को तोड़ते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन आपको मिलता है। ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन जो है वो बायोफ्यूल पर आधारित होता है और ये खत्म होने की कगार पर अगर होते हैं तो मुश्किल आती है और काफी मात्रा में इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है जो हम जानते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। भाई जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उतना ऑक्सीजन भी मां प्रकृति को देना जरूरी है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? वो लगभग पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है और ग्रीन हाइड्रोजन जहां हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी है, ये आने वाली पीढ़ियों को साफ स्वच्छ हवा देने की हमारी एक कवायद और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी। अब देश में हर साल जो हमारी ऊर्जा है यानी एनर्जी पर, यानी एनर्जी को लाने के लिए, उसके खपत के लिए 12, इसको चेंज करेंगे हम, 12 ट्रिलियन रुपए खर्च किए जाते हैं। आप इसका हिसाब लगाएं कि 12 ट्रिलियन रुपए खर्च किए जाते हैं यहाँ पर और देश हर साल इतना पैसा इस पर खर्च करता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन से अगर आप कोई बिजली का काम करते हैं, ऑटो सेक्टर के लिए काम किया जाता है, तो उसमें जो ईंधन है, फ्यूल, उसकी जो खपत है वो कम होगी और काम ज़्यादा होगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सकारात्मक और हरित भविष्य की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है जिसे सरकार ने शुरू किया। इसे शुरू क्यों किया गया कि तमाम जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो सड़कों पर पूरी तरह उतारे जाएं और सरकार एक्शन मोड में है और इसके लिए लक्ष्य जो है वो रखा गया क्या है कि वर्ष 2030 तक 50 लाख टन प्रति वर्ष जो हरित यानी ग्रीन हाइड्रोजन है उसका प्रोडक्शन करना। इससे होगा क्या, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा, 6 लाख से ज्यादा नौकरियां सृजित होंगी, यानी एक पंथ दो काज। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी उन कंपनीज को फायदा होगा और इसीलिए हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी। और ये ग्रीन मिशन कैसे एक ग्रीन फ्लैग साबित होगा आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, ये हम आने वाले सालों में देखेंगे क्योंकि सरकार इसे लेकर एक्शन मोड में है। जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि टेक्नोलॉजी वो जो आपकी माँ प्रकृति को वापस वो दे जिनसे हमने लिया है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा जो है लंबरेटा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। और ग्रीन हाइड्रोजन पर चर्चा करने के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। रंजीत गुप्ता साहब ग्रीन एनर्जी एक्सपर्ट हैं। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल यही है मेरा कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा जब हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं भारत जैसे देश के लिए। देखिए, जैसे आपने कहा चलिए कि ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण ईंधन रहेगा हमारे लिए इन द फ्यूचर। इंडिया ने एक तो 2070 तक कहा है कि हम लोग नेट जीरो हो जाएंगे एज अ राष्ट्र। उसके लिए ऑब्वियसली हमें ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत है, बट उससे भी ज्यादा जरूरत है, जैसे आपने बताया था कि हम लोग 80% अपना जो एनर्जी है, जो हमारा जो क्रूड है और जो हमारा गैस है, वो 50% हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसमें हम बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज यूज करते हैं। तो एक तो हमारे अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, जो कि हम इंडिया में ही बना सकते हैं, तो हमें वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा फ्यूल। उससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी और जैसे आपने बताया CO2 बचेगी। इस समय हम लोग करीब 8 मिलियन टन हाइड्रोजन इंडिया में यूज करते हैं और पूरी 8 मिलियन टन जो हम यूज करते हैं वो सारी की सारी आती है नेचुरल गैस से, जिससे कि CO2 उससे रिलीज होता है और 1 किलो हाइड्रोजन बनाने में करीब 10 किलो CO2 रिलीज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम 8 मिलियन टन हाइड्रोजन यूज करते हैं देश में, तो 80 मिलियन टन CO2 हम पर्यावरण में डालते हैं। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है भारत सरकार का, जो जिसके पीछे प्रधानमंत्री का बहुत बहुत सपोर्ट है, वो एक इंडिया के लिए एक गेम चेंजिंग पॉलिसी है और इसका फायदा हमें आज नहीं, लेकिन हाँ अगले 2-3 साल में हमें दिखना शुरू होगा इसका फायदा, और फायदा साल दर साल बढ़ता रहेगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब हम ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर की बात करते हैं रंजीत जी, तो विश्व की अगुवाई करने का मादा भारत में है। उस लिहाज से चरणबद्ध तरीके से किस तरह से जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, क्या उस पर काम करना ज़रूरी है? कौन कौन से वो सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जो सीधा ग्रीन हाइड्रोजन के पॉजिटिव रिपलिंग इफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं? देखिए आंचल जी, इसमें अगर आप भारत के बारे में देखेंगे तो जब हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में प्रवेश किया था 2022 में, उस समय हमने इसलिए प्रवेश किया था क्योंकि हमें लगा था कि सारी की सारी ग्रीन हाइड्रोजन जो बनेगी या ग्रीन अमोनिया जो बनेगा वो यूरोप में जाएगा और यूरोप में उसका ऑफ टेक होगा और भारत तो काफी पीछे रहेगा क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा है इस समय ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया, ग्रे हाइड्रोजन और ग्रे अमोनिया से, तो इसलिए भारत पीछे रहेगा। लेकिन पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि एक्चुअली यूरोप और जापान और सिंगापुर और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको भारत ने बहुत पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अपटेक एंड ऑफटेक। इंडिया में 2 लाख टन पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के ऑफटेक के लिए हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो टेंडर ला रही हैं। कुछ टेंडर आ गए हैं, कुछ टेंडर अभी पाइपलाइन में है। उसी तरह से सेकी ने एक 7.5 लाख प्रति साल का टेंडर निकाला है ग्रीन अमोनिया का। अगर आप देखें ये दोनों टेंडर अकेले अकेले भी विश्व के सबसे बड़े टेंडर्स हैं, मतलब आसपास भी नहीं है कोई देश इन टेंडर्स के तहत, राइट? चाहे आप यूरोप को देखें, चाहे आप किसी और भी देश को देखें, और जिस स्पीड से इंडिया ने ये किया है पिछले 1-1.5 साल में वो सराहनीय है। तो और जैसे हम लोगों ने देखा है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, चाहे आप सोलर की बात करें चाहे विंड की बात करें, जब आप सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं या विंड प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्री आपके देश में आती है। जैसे आज सोलर में हम लोग अब मॉड्यूल्स इंडिया में बनाते हैं, सारा का सारा उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंडिया में बनाते हैं और इन्वर्टर्स वगैरह भी अब इंडिया में बनने लगे हैं। तो वो सारा का सारा जो इकोसिस्टम है वो डेवलप होता है। उसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन में भी
जब ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जैसे अब बढ़ रहा है इंडिया में, तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग कई कंपनीज ने जी, ऑलरेडी एक चीज और मैं समझना चाहती हूँ कि जिस ग्रीन हाइड्रोजन के इकोसिस्टम को हम बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशंस हैं, तमाम ग्लोबल आपके पास रेगुलेशंस हैं, उन्हें भी आपको फॉलो करना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कितनी ज़बरदस्त हैंड होल्डिंग चाहिए होगी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इस समय हमें फॉर जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को बढ़ाने में पब्लिक की अलग जरूरत है और प्राइवेट की अलग जरूरत है। इन द सेंस कि हमें सरकार की जरूरत है टू मेक अ फ्रेमवर्क जो कि काम करे, राइट। कई सारे, क्योंकि ये एक नया सिस्टम है, नया एक फ्यूल है, तो उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को, पॉलिसी फ्रेमवर्क को बनाने में हमें सरकार की मदद चाहिए। और जो हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने, हम लोगों ने देखा है पिछले 2 साल में उन्होंने इसमें बहुत मेहनत करी है। बिकॉज ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो सिर्फ एमएनआरई के हाथ में नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हाथ में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथ में भी है। तो उन्होंने सारी मिनिस्ट्रीज को बढ़ के चढ़ के सबके साथ बात करके उन्होंने हमारा जो पाथ है उसको सरल करने की रंजीत जी, एक चीज जो पहले हुआ करती थी कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच, उस खाई को पाटना थोड़ा मुश्किल था। हालांकि ये काम पिछले दशक में बहुत आसान हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हिचक को खत्म किया गया, लेकिन फिर भी कितना बड़ा आप इसको बैरियर मानते हैं for nations who are developing and who need energy transition? तो इस में जहां आप सोलर की बात करें, अगर सोलर मॉड्यूल्स की, सेल्स की और वेफर्स की और उसके पहले इनगट की, उसमें हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की ज़रूरत है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइजर सेक्टर है उसमें कोई खास हमें ज़रूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ईजिली अवेलेबल है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसमें थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंज होता रहता है, लेकिन जो मेन टेक्नोलॉजी अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स की टेक्नोलॉजी है वो वाइडली अवेलेबल है और उसको इंडिया उसमें पीछे नहीं है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम पीछे ना होकर इसके ध्वजवाहक बनेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो कई एशियाई देश हैं उनकी भी भावनाएं और अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत साहब इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हमको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए। तो कोशिश यही है कि पर्यावरण के लिहाज से, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी आपका। तो कोशिश यही है इस चर्चा के माध्यम से हम ये समझा पाएँ कि ग्रीन हाइड्रोजन, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा विकल्प है। बढ़ते आगे और बात करते हैं टॉय इंडस्ट्री को लेकर। भारत का जो खिलौना उद्योग है वो धीरे धीरे अब वैश्विक बाजार में अपने पैर जमा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे ही उद्यमी की कहानी है टोयाला, जो बच्चों को खिलाता भी है और खेलने के मंत्र भी दे रहा है। देखते हैं अजय मिश्र की यह खास रिपोर्ट। भारत की टॉय इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आत्मनिर्भर बन रही है और जब से प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है कि विदेशों से होने वाले इंपोर्ट को कट किया जाए, भारत में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। अहमदाबाद के ही एक हमारे साथी हैं जो कि टॉय इंडस्ट्री के साथ साथ कॉन्फेक्शनरी को जोड़ चुके हैं। भगवान दास इनका ब्रांड है, 35 साल पुराना। बहुत धन्यवाद कमलेश जी। ये बताइए कि ये कैसे शुरुआत हुई आप लोगों की? एक्चुअली में शुरुआत पापा ने की थी 40 साल पहले। वो बहुत मेहनत की, फिर मैं आया 15 साल की एज में और पापा के साथ जुड़ते जुड़ते जैसे जैसे आगे बढ़ते गए। हम लोगों का एक ही मोटो था, भाई जो बच्चे को देना है, हमारे बच्चे को जो खुद के लिए देना है वो बाहर के बच्चों के लिए देना है, अच्छी से अच्छी चीज़ देनी है और कम से कम प्राइस में देनी है। तो ये जो प्राइस पॉइंट है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ये आप लोग कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? कितनी प्रोडक्ट रेंज है आप लोग? हमारे पास 120+ प्रोडक्ट्स हैं और सबसे बड़ी रेंज 5 रुपीज़ में। अभी हम प्रीमियम में आ रहे हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लेके जो चाइना से पहले इंपोर्ट होते थे, अभी हम लोग वो यहाँ बना रहे हैं और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। पवन जी, अभी थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप कॉन्फेक्शनरी और टॉय इंडस्ट्री इन दोनों को कैसे मिक्स किया आप लोगों ने? सर, जो एक हम लोग अभी 5 साल पहले एक विज़न लेके आए थे, जो मैंने आपको बताया कि बच्चा खाए भी और खेले भी। जो हम लोगों का विज़न है 5 रुपये में, 10 रुपये में बच्चे को हमको कुछ खिलाना भी है और कुछ खेलने के लिए भी देना है। तो इस तरह हम लोगों ने एक प्रोडक्ट रेंज पूरा मिलाया उसको कि बच्चा जैसे जैम्स खा रहा है या उसको कैंडीज़ कोई खा रहा है तो उसको एक कैंडीज़ मिले या जैम्स मिले या लॉलीपॉप हमारा बहुत अच्छा ब्रांड में चल रहा है। तो उसके साथ टॉय भी जैसे 5 रुपये में वो उनको मतलब बच्चे को उसके जो पूरे पैसे हैं ना, 5 रुपये अगर वो खर्च कर रहा है सर, तो उसको पूरे पैसे वसूल होने चाहिए। बस यही हमारा एम है और हमको इंडिया के हर एक बच्चों को हमारा प्रोडक्ट देना है। लेकिन आप ग्लोबल कैसे बनेंगे?
कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैसे आएंगे, कैसे आप इंडियन ब्रांडिंग को आप ग्लोबल बनाएंगे? सर इसके लिए तो सर हम लोग है ना अभी यहाँ पे एग्जीबिशन में आए हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स और हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आहार के हिसाब से। तो वही ट्राई करेंगे कि भाई यहाँ से कोई अच्छा एक्सपोर्ट का ऑर्डर क्लिक करें और हमको और भी जानकारी मिले आगे की कि हम लोग कैसे अच्छी तरह से पूरी दुनिया में टॉय का एक्सप्लोर कर सकते हैं सर। पवन जी, कमलेश जी, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी टॉय इंडस्ट्री है यहाँ पे आहार में आकर के एक्सप्लोर कर रही है वर्ल्ड मार्केट को, और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को और भी ग्लोबल बनाने में मदद करेंगे। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। अजय की इस रिपोर्ट ने हमें हमारा बचपन याद दिला दिया। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में आज के लिए बस इतना ही। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी, एक नए फोकस को लेकर होंगे हम हाजिर। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ एट 10 मेरी सहयोगी भावना के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।